हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम है उसका आर्द्रभूमियां। सारी आर्द्रभूमियों को हम भारत की देखेंगे। ये आर्द्रभूमि कैसे आया, ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं रामसर अभिसमय। रामसर अभिसमय क्या है? रामसर अभिसमय देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर ये अपनाया गया था और ये एक अंतर सरकारी संधि है। और यहाँ पर क्या किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियां थी उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ओके, और आपको बताऊं मैं कि हमारे भारत में वर्तमान में यानी 2024 जो अभी चल रहा है, अभी 80 हो गई है, 5 बढ़ाई गई है, 3 कर्नाटका में और 2 तमिलनाडु में। 3 कर्नाटका में वो भी देखेंगे, 3 तमिलनाडु, ये 5 जो है वो करंट की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बाकी 75 को भी हम सीक्वेंसिंग में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि 2024 का विषय क्या था आर्द्रभूमियों के बारे में। और अगर मैं बात करूं, एक डेफिनेशन देना चाहूं तो ये है कि जो आर्द्रभूमियां होती हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ना केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि वो बहुत सारे जीव जंतु और पौधों का आवास के रूप में भी कार्य करती हैं। और इनके बारे में बात करें तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं, वातावरण में नमी को बनाए रखती है और पानी का जब आधिक्य हो जाता है, अधिकता हो जाती है तो उसका अवशोषण भी करती है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण भी करती हैं। गैस की अगर बात करें तो आपको पता है CH4 यानी कि मीथेन गैस का भी सोर्स होती है, जैसे धान की खेती जहां होती है वहां भी मीथेन गैस है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये लिखा हुआ है रामसर अभिसमय। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसको 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरान का शहर रामसर में अपनाया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान है और कैस्पियन की बात करूं तो सबसे बड़ी झील है। ओके, यह भारत में 1 फरवरी 1982 को, इंपॉर्टेंट, भारत में कब अपनाया गया? 1 फरवरी 1982 को। फैक्ट याद रखिएगा, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। और बात करें अगर इसकी तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को भारत में 5 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, जो निम्न है। कौन कौन सी हैं? कर्नाटक में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, सेकेंड वन इज अग्नाशनी मुहाना, थर्ड वन इज मगादी केरे संरक्षण और 2 तमिलनाडु में है। ठीक है, कराईवेट्टी और लॉन्गवुड शोला। चलिए तमिलनाडु का भी देख लीजिए, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, तो ये दोनों देख लिया। अब भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय रट लीजिएगा, मैं तो बोल रही हूँ, घोल के पी लीजिएगा। वेटलैंड्स, ठीक है, तो इसका विषय क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग रट लीजिएगा, बता रही हूँ, पूछेगा जरूर, जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। समझ में आया? अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियां भारत में कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। सेकंड वन इज हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 है। तमिलनाडु में 17 है और उत्तर प्रदेश में 10 है, तो इनको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए कर्नाटक की अगर बात करें, पहले हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से जो करंट की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। अंक समुद्र गांव के पास 244.04 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अग्नाशनी ज्वार नदमुख, या अब ये दूसरा कौन सा? अग्नाशनी ज्वार नदमुख, या 4801 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अरब सागर और अग्नाशनी नदी के संगम पर स्थित ज्वार नदमुख का खारा जल, बाढ़ और कटाव जोखिम शमन, जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका
सहायता सहित विविध पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। तो आपने दो चीजें देखी, ज्यादा डीप में मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण जो रिजर्व है ये मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है, और दूसरा वाला अघनाशिनी ज्वार नदमुख, ये दोनों नाम तो जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आर्द्र भूमि। अब हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, अघनाशिनी की बात कर रहे हैं। ये जो अघनाशिनी वाला है आर्द्र भूमि, मछली पकड़ने, कृषि, खाद्य बीजों और केकड़ों के संग्रह, झींगा जलीय कृषि, एस्चुरी चावल के खेतों में पारंपरिक मत्स्य पालन तथा नमक उत्पादन का समर्थन करके आजीविका भी प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट। और खाड़ी की सीमा पर स्थित मैंग्रोव तटों को तूफानों और चक्रवातों से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है। जो स्थानीय लैंग्वेज है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है। फिर आता है मगादी केरे। नेक्स्ट कौन सा है? मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। इसकी बात अगर हम करें मगादी केरे की, तो ये कर्नाटक का ये भी है। यह लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र वाली एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसका निर्माण सिंचाई उद्देश्यों के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था, ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए जो मगादी केरे संरक्षण रिजर्व है ये कर्नाटक में है, ठीक है। और ये 50 हेक्टेयर क्षेत्र वाली, तो हेक्टेयर याद रहे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मैन मेड है, ओके, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि मैन मेड है या नेचुरल है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसका निर्माण क्यों किया गया था? इरिगेशन के उद्देश्य से, मतलब सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। वर्षा जल को, जैसे आप जो बारिश होती है तो आपने सुना होगा रेन हार्वेस्टिंग, सुना है ना, तो यही है कि मतलब वर्षा जल को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, ठीक है, करने के लिए किया गया था। तो ये हो गई, हमने कर्नाटक वाली देख ली। तो कौन कौन सी देखी एक बार देखिए। हमने देखा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, दूसरा हमने देखा अघनाशिनी, ओके, और तीसरा हमने देख लिया है मगादी केरे। ये तीन हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट, मगादी के बारे में ही अभी देखते हैं। मगादी दक्षिणी भारत में बार हेडेड हंस, इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, ठीक है। बार हेडेड हंस, जिसे हम एंसर इंडिकस जिसका नाम है, ओके, के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। इसको विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ की दो कमजोर प्रजातियां भी हैं। हम मगादी केरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो दो कमजोर प्रजातियां हैं, एक तो है कॉमन पोचार्ड, अयथ्या फेरिना इसे बोलते हैं, रिवर टर्न स्टर्ना ऑरेंटिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा? कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न, दो याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन बार बार देखने से याद हो जाएगा। अब देखते हैं खतरे वाली प्रजातियां भी यहाँ मगादी केरे में है। खतरे वाली प्रजातियों की अगर हम बात करें तो ओरिएंटल डॉटर एनहिंगा मेलानोगास्टर इसका नाम है, और दूसरा है ब्लैक हेडेड आइबिस, ओके, थ्रेस्किया योर्निस मेलानोसेफालस, ठीक है, इसका नाम है। तीसरा है वूली नेक्ड स्टॉर्क, जिसको हम सिसोनिया एपिस्कोपिस, और चौथा है पेंटेड स्टॉर्क माइक्वेटेरिया ल्यूकोसेफला के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत टफ नाम है, आई नो, इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन इन प्रजातियों के नाम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो आपने देख लिया मगादी केरे में जो प्रजातियां पाई जा रही हैं जो खतरे वाली है। अब देखते हैं हम तमिलनाडु की बात करते हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, जो कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो आर्द्र भूमि के पानी का उपयोग ग्रामीण लोगों के द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का और लाल चने जैसी कृषि फसलों की खेती के लिए किया गया, ओके। और यहाँ पक्षियों के लगभग 198 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बोला, आर्द्र भूमियां जो होती हैं पशु पक्षी और क्या कहते हैं पौधों के लिए भी ये क्या करती है? आवास का काम करती हैं, ठीक है। जैसे अब लाल चने जैसी कृषि फसलों की खेती के लिए किया जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं
आगंतुकों में जैसे बार हेडेड, गूंज पिन, टेल्ड डक, गार्गेनी नॉर्दर्न सावेलर और कॉमन पोचार्ड यूरेशियन विजियन एंड कॉमन टेल कॉटन टील आदि शामिल है। तो ये यहाँ की प्रजातियां हैं। ठीक है, प्रजातियों को याद रखिए ना रखिए, बट इतना जरूर याद रखिए कि जो अभी इस रामसर की श्रेणी में आई हैं तो इनका नाम जरूर याद रखना है, जैसे 3 कर्नाटक की और 2 तमिलनाडु की। ठीक है, इनको तो जरूर आपको दिमाग में हर हाल में रखना है। लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको हर हाल में प्रजातियों का नाम तो जरूर याद रखना होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड वन इज तमिलनाडु लॉन्गवुड शोला रिजर्व। ठीक है, पहला आपने क्या देखा, कराईवट्टी, अब देखेंगे हम लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। इसका नाम तमिल शब्द में सोलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। शोला तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां और कालाकाडू, मुंडनथुराई एंड कन्याकुमारी के ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वनाच्छादित आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्त हो रहे ब्लैक चिंड, नीलगिरी, लाफिंग थ्रश, स्ट्रोफोसिन, कैचिनन्स, नीलगिरी ब्लू रॉबिन जिसका नाम है मायोमेला मेजर, और नीलगिरी वुड कबूतर कोलंबा एल्फिस्टनीस का नाम है के आवास हैं। ठीक है, तो ये इन प्रजातियों के आवास के रूप में काम करते हैं। अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट साउथ में जाके मिलते हैं, तो वो जो नॉर्थ होती है उसको हम नीलगिरी बोलते हैं। उसके नीचे आता है अन्नामलाई जिसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और उसके नीचे सबसे साउथ में जो है उसको हम बोलते हैं कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। ओके, रामसर स्थल के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र अब 1.33 मिलियन, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। एक तो उन 5 के नाम याद होने चाहिए और ये डेटा जरूरी है। रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र अब 1.33 मिलियन हेक्टेयर है। जो मौजूदा क्षेत्र यानी कि 1.327 मिलियन हेक्टेयर में से, तो जो मौजूदा क्षेत्र से 5523.87 हेक्टेयर की वृद्धि, तो ये वृद्धि आपको याद रखना है। कितने की वृद्धि हुई है? कितनी हुई है? 5523.87 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ओके, अब हम लोग फैक्ट पे आते हैं। वहां भी देखा हमने फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, पहले तो आपको ये याद रखना है सुंदरवन। ओके, सुंदरवन कहाँ है? सबसे बड़ा डेल्टा भी आपको पता है, सुंदरवन डेल्टा है ना। ओके, चिल्का झील की अगर बात करें, चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। तो ये भी जानना चाहिए। सबने सबसे बड़ा देखा सुंदरवन देखा, सबसे पहले उड़ीसा का चिल्का आ गया और राजस्थान में केवलादेव आ गया। ये समझ में आया? ओके, सबसे छोटा बात करें तो हिमाचल प्रदेश रेणुका वेटलैंड, क्षेत्रफल इसका 20 हेक्टेयर है और भारत की सबसे छोटी वेटलैंड यही है। तो सबसे बड़ा हो गया सुंदरवन, सबसे छोटा हो गया हिमाचल में रेणुका। ठीक है, और फर्स्ट अगर बात करें तो केवला और चिल्का। केवला कहाँ पे है? राजस्थान में है, और चिल्का कहाँ पे है? वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं जो 25,71,06,360 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। ये याद रखिएगा। चलिए दुनिया की पहले रामसर साइट की भी बात कर लेते हैं। भारत में हमने देख लिया चिल्का और केवलादेव है, तो अब दुनिया की भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये विश्व का भी दुनिया का भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो किसके पास है? हमारे भारत के पास तो मात्र 80 है अभी, है ना, 2024 में। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे अधिक यानी कि 175 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित संगठनों के सहयोग से काम करता है। आप कुछ संगठन है जिनके सहयोग से ये काम करता है। ठीक है, जैसे नाम देख लेते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ मतलब IUCN, फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दूसरा हो गया, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट,
फिर आता है WWF इंटरनेशनल। इन सब के सहयोग से जो रामसर कन्वेंशन है वो काम करता है। ठीक है, तो इनके नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है किसी भी रामसर साइट पर शोध करने के लिए कोई रामसर साइट सूचना सेवा RSIS की जांच कर सकता है। अक्टूबर 2019 तक रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंध करने वाले दलों की संख्या 171 है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश वाले देख लेते हैं। 10 हैं और अभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम भी आने वाला है। आपको पता है स्टेट PSC है ना, UP PSC का एग्जाम आने वाला है, तो निश्चित उसमें क्वेश्चन तो पूछना ही है हर हाल में। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 हो गए, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश में है और फर्स्ट पे तमिलनाडु में है। तो सबसे पहले देखते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे याद कर लीजिए, चंद्रशेखर नवाब है ना, बिल्कुल जो वीर होता है वो नवाब ही है अपने आप में, कर दिया गया। लुप्त प्राय मिस्र, अच्छा अब देखिए, लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध और पल्लस की मछली ईगल और कम सहायक और ऊनी गर्दन वाले सारस जैसे विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां इस अभ्यारण्य में निवास करती हैं, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाइए, सेकंड है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। सेकंड कौन सा है? पार्वती अर्ग पक्षी अभ्यारण्य। यह एक स्थायी मीठे पानी का वातावरण है जिसमें 2 ऑक्सबो झीलें हैं, ऑक्सबो झील है ना, ओके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यह हाइड्रोलॉजिकल शासनों को बनाए रखने और भूजल पुनर्भरण और निर्वहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने 2 देखा, एक तो नवाब हो गया, दूसरा हो गया पार्वती। नवाब को मैंने क्या बोला? चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है पार्वती, पार्वती अर्गा की बात करें उसमें 2 ऑक्सबो झीलें हैं और ये क्या है? हाइड्रोलॉजिकल शासनों को बनाए रखने और भूजल पुनर्भरण और निर्वहन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का तीसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य। यह एक मौसमी गोखुर झील है जो उत्तर प्रदेश में गंगा के बाढ़ के मैदान में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत में पक्षियों की प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थलों में से एक है। फिर आता है समसपुर, फिर आता है, हमने देखा पार्वती अर्गा देख लिया, नवाबगंज देख लिया, हमने समन देख लिया, अब हम देखेंगे समस। समन के बाद आ गया समस। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, यह भारत गंगा के मैदान का एक 12मासी तराई का दलदल है और इससे 6 झीलें जुड़ी हुई हैं, 6 झीलें जुड़ी हुई हैं। लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध, पलास की मछली, ईगल और कमजोर आम पोचर्ड की दक्षिण एशियाई आबादी का 1% से अधिक का मेजबानी करता है। फिर आता है नेक्स्ट है सांडी पक्षी। सांडी पक्षी की अगर बात करें, यह एक मीठे पानी का दलदली पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको पता है क्वेश्चन यही से पूछते हैं कि कौन सा मीठे पानी का है, कौन सा खारे पानी का, तो आपको पता होना चाहिए, या कौन सा मानव निर्मित है या कौन सा नेचुरल है ना, प्राकृतिक है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य एक मीठे पानी का दलदली पारिस्थितिकी तंत्र है और यह जलीय पौधों से समृद्ध है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए उत्तर भारत में सर्दियों के मैदानों में से एक है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया, रट लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, अच्छा जो रामसर है वो इसके सहयोग से भी तो काम करता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित है, याद रखिएगा। तो ये भी हो गया, सांडी पक्षी हो गया, समसपुर हो गया, समन हो गया, पार्वती अर्गा हो गया, नवाबगंज हो गया, ठीक है। रटते जाइए, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बार बार रिकॉल करिए। से बहुत सारे हैं, समन एंड फिर से आ गया सांडी हो गया, फिर आ गया सरसई, तो साथ ज्यादा है, याद हो जाएगा, एक ट्रिक बना लीजिएगा। सरसई नवर झील की अगर बात करें, एक स्थायी मार्च पारिस्थितिकी
तंत्र है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मानव और वन्य जीवों के सहवास का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आ जाइए सुर सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट है सुर सरोवर। देखिए बर्ड लाइफ उसमें भी है, इसमें भी, सांडी में भी देख रहे हैं और सुरसई में भी देख रहे हैं, सरसई में भी देख रहे हैं। सुर सरोवर की बात करें, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। नवाबगंज को चंद्रशेखर नाम, और अगर हम बात करें सुर सरोवर की तो इसे कीथम के नाम से भी जाना जाता है, जरूर रट लीजिएगा। यह एक मानव निर्मित मानमेड जलाशय है। यह पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे प्रवास करते हैं यहाँ। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी यह उत्तर प्रदेश में महान गंगा की उथली नदी है। यह IUCN रेड लिस्ट, IUCN के जो रेड लिस्टेड गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव और कछुओं की 6 प्रजातियों का मेजबान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम गंगा की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर काशी में गौमुख से निकलती है, गंगा नहीं निकलती है, भागीरथी निकलती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। दोनों का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमने देख लिया, ऊपरी गंगा नदी को भी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की बखीरा। बखीरा वन्यजीव जो है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए एक विशाल खुला आवास है। भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने 1990 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। इंपॉर्टेंट, बखीरा ताल जिसे बखीरा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, राप्ती नदी के तल के पश्चिम में स्थित एक उथला पानी है। ओके, राप्ती नदी के तल में स्थित एक उथला पानी और नदी को जोड़ने वाली आर्द्र भूमि है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि में बखीरा ताल यानी आर्द्र भूमि, राप्ती नदी की एक सहायक नदी, प्राकृतिक वर्षा और अमी नदी इस 12 आर्द्र भूमि के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। तो कौन कौन नदियां इसे पानी उपलब्ध करवा रही हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नदियों को भी पढ़िए क्योंकि नदियों से ही क्वेश्चन आते हैं, रिलेट करके दे देंगे। ठीक है, जैसे गंगा को मैंने बोला कि गंगा कैसे बनती है, भागीरथी अलकनंदा प्लस गंगा, है ना, देवप्रयाग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बखीरा है, ठीक है, यहाँ पे जो पानी कहाँ से आता है, पानी कौन उपलब्ध करवाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर, पश्चिम में स्थित एक उथला पानी है, नदी को जोड़ने वाली आर्द्र भूमि है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि में बखीरा ताल आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि में बखीरा ताल आर्द्र भूमि, फिर बोल रही हूं मैं, राप्ती नदी की एक सहायक नदी, प्राकृतिक वर्षा और अमी नदी, कहीं कहीं ओमी भी मिलेगा, इस 12 आर्द्र भूमि के लिए पानी उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, लास्ट है उत्तर प्रदेश का हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि को हाल ही में देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का 47वें नंबर का कौन सा है ना। स्टेट पीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है उसका लेवल यूपीएससी से कम नहीं है। आप तो बिहार को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश में 10वां और दुनिया भर में 2463वां रामसर स्थल भी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस जानकारी की पुष्टि की है। पहला हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल 2 और 3 फरवरी 2020 को हुआ था। इसको घोल के पी लीजिएगा, निश्चित कहीं ना कहीं पूछ लेगा। मुझे तो लगता है आने के चांसेस हैं। समझ में आया? तो 2 और 3 फरवरी 2020 को क्या हुआ? पहला हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल, रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अब डेटा पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 75 को देख लेते हैं। 5 तो आप देख ही चुके हो, 3 कर्नाटक एंड 2 तमिलनाडु, और 10 हमने एक साथ इसलिए उत्तर प्रदेश के देख लिए क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है तो वो जरूरी भी था। चलिए, जरूरी सारे हैं लेकिन ठीक है।
स्पेशल यूपी स्पेशल में वो पढ़ा हमने। भारत में रामसर साइट है। तमारा झील की बात करें उड़ीसा में है, अगस्त 2022 में घोषित हुआ। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा अगस्त 2022। अनसुपा की बात करें ये भी उड़ीसा में है, अगस्त 2022। यशवंत सागर की बात करें मध्य प्रदेश में है, अगस्त 2022। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तमिलनाडु में है, अगस्त 2022। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु, अगस्त 2022। वडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अगस्त 2022। कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अगस्त 2022। थाड़े क्रीक की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, अगस्त 2022। हैगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, अगस्त 2022। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, अगस्त 2022। तो ये अगस्त 2022 के हैं। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने 11 तक देख लिया, अगस्त 2022। आगे बढ़िए। नंदा झील गोवा, जून 2022, गोवा जून 2022 में। नंदा झील कहाँ पे है? गोवा में है। फिर आइए कारी किली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अप्रैल 2022। ओके। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, अप्रैल 2022। पिचावरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु, अप्रैल 2022। ठीक है। मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी तमिलनाडु, अप्रैल 2022। तो आपको अप्रैल 2022 के 4 देखने, जो कि 4 के 4 कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पे 4T कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 4T। कारी, पल्ली, पिचा, मन्नार। कारी, पल्ली, पिचा और लास्ट है मन्नार। बना लीजिए कुछ कोड, ऐसे याद नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे साउथ में अगर नाम तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका दे दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो एक ही नाम रहे तब साउथ का तो हम गेस कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल में और भी है। हमने 4T वहां पे देखा। आगे देखिए, बेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु, अप्रैल 2022, 5T हो गया। बेलोट पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अप्रैल 2022, कितना हो गया? 6T हो गया। एंड उदयमर्डपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये 7T हो गया। विंदाथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अप्रैल 2022। तो ये 8T, मतलब 8 अप्रैल 2022 में 8 जो है कहां से? तमिलनाडु के रामसर स्थल घोषित हैं। तो इसको याद रखिएगा। कितने टोटल? 8 है अप्रैल 2022। ओके। 11 हमने क्या पढ़ा था? अगस्त 2022। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका, इसकी बात करें फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में सिर्फ एक है, कहां का? कर्नाटका का। याद रखिएगा, रंगनतिट्टू। ओके। अच्छा, यहाँ का जो डांस है क्या है? यक्षगान है ना, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। फिर आ जाइए सांख्य सागर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। तो ये दोनों मध्य प्रदेश में है। जनवरी 2022। एमपी 2022 जनवरी। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कुंथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, नवंबर 2021। सतकोसिया कंठ उड़ीसा, सतकोसिया सबको पता है, उड़ीसा। ठीक है, अक्टूबर 2021। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, अगस्त 2021। बखीरा अभ्यारण्य पढ़ चुके हो, यहाँ भी देख लो क्योंकि हमें 75 एकदम देखना है। बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, भी आप लोगों ने देखा ही है, जून 2021 में। भिंडावास की अगर बात करें, हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, 25 मई 2021। और न केवल एक, बल्कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास, इन दोनों को एक ही साथ घोषित किया गया था। हरियाणा के हैं कब? 25 मई 2021 को। तो हरियाणा में 25 मई 2021 को हरियाणा के 2 हो गए, भिंडावास और सुल्तानपुर। हैदरपुर आपने देखा 10वें नंबर का, अभी जब हम उत्तर प्रदेश देख रहे थे।
हैदरपुर आर्द्र भूमि, तो ये उत्तर प्रदेश का है, अप्रैल 2021। ओके, बंदवाना आर्द्र भूमि और थोल झील, बंदवाना आर्द्र भूमि और थोल झील ये दोनों अप्रैल 2021 में कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चलिए आगे बढ़िए। खिजड़िया, अभी आपने खिजड़िया की बात करें, देखिए बखीरा और उसमें मत वो कर लीजिएगा, बखीरा में, ठीक है। बखीरा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ये है खिजड़िया, क्या है? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात का है। कब है? अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में 3 हो गए गुजरात में, बंदवाना थोल और तीसरा क्या है? खिजड़िया, याद रखिएगा। सोकर आर्द्र भूमि, इसको रट लीजिएगा, सोकर आर्द्र भूमि परिसर केंद्र शासित प्रदेश, परिसर, सोकर आर्द्र भूमि परिसर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। चलिए नवंबर 2020 में आ जाइए। सुर सरोवर की बात करें, उत्तर प्रदेश का है, अगस्त 2020 का है। फिर आ जाइए आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व आ गया उत्तराखंड का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2020, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काबरतल की अगर बात करें आर्द्र भूमि का, बिहार का एकमात्र काबरतल, रट लीजिएगा, जुलाई 2020, रट लीजिएगा। फिर मैं बोल रही हूँ काबरतल। लोनार एकमात्र, आपको पता है, सॉरी लोनार, मैं लेक की बात कर रही हूँ, ओके। लोनार की अगर बात करें महाराष्ट्र में, ये जुलाई 2020, कहने का मतलब है लोनार की मैं ये बात कर रही थी, क्रेटर लेक है। ओके ओके, चलिए समन पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, दिसंबर 2019, पार्वती अर्गा पढ़ चुके, अभी हम लोग समन भी पढ़ चुके, पार्वती अर्गा, समसपुर, ये तीनों की अगर हम बात करें, तीनों उत्तर प्रदेश के, दिसंबर 2019, और लास्ट वन इज समसपुर की अगर हम बात करें, ये समसपुर की अगर हम बात करें तो समसपुर है, अक्टूबर 2019, ठीक है। ब्यास संरक्षण, ब्यास की बात आते ही आपका नाम हिमाचल नहीं पंजाब याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। ब्यास और केशो और नांगल, ब्यास, केशो, नांगल, ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर मियां कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों पंजाब में हैं, और पंजाब में कब घोषित हुआ है? सितंबर 2019। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, 3 और ले लीजिए, पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ भी देखिए सितंबर 2019 में कौन से हैं? नवाब, सैंडी और सरसई। नवाब को फिर मैं बता रही हूँ, चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। नंदूर मधमहेश्वर, घोल के पी लीजिएगा, नंदूर मधमहेश्वर को, जैसे लोनार बताया महाराष्ट्र, ऐसे ही महाराष्ट्र में नंदूर मधमहेश्वर है, ठीक है, नंदूर मधमहेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन आर्द्र भूमि सबको पता है, सबसे बड़ी यही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, जनवरी 2019। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, सितंबर 2012। अपर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पढ़ चुके हैं हम, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं नवंबर 2005 को। आ जाइए चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, नवंबर 2005। चंद्रताल सूर्यताल की बात जब भी आएगी ना, तो आप क्या करोगे? हिमाचल प्रदेश, सूरज चंद्र ऐसे कुछ याद कर लो। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, नवंबर 2005। फिर आइए होकेरा आर्द्र भूमि शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, आ जाइए नवंबर 2005। नवंबर 2005 जहाँ लिखा हुआ है वहां पे मैं ऐसे एरो बना देती हूँ। चलिए रेणुका, अब रेणुका सबसे छोटा है, बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ना, सबसे बड़ा सुंदरवन है, सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, नवंबर 2025। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरारी याद रखिएगा, रुद्र, अरे त्रिपुरारी किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, रुद्र अवतार उन्हीं का, रुद्र सागर याद हो जाएगा। त्रिपुरा, नवंबर 2005। नेक्स्ट है सुरिसर मानसर झीलें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, नवंबर 2005। ओके, अब आ जाइए अष्टमुडी। अष्टमुडी का नाम आते ही आपके नाम दिमाग में आना चाहिए केरल, तमिलनाडु भी आ सकता है, केरल। ओके, अष्टमुडी अगस्त 2002। तो ये टोटल अगस्त 2002 की हैं, बोलती जा रही हूं, आप समझ लीजिएगा, अगस्त 2002। अष्टमुडी केरला, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, दीपोर बील असम, पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल, कांजली आर्द्र भूमि पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, और पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। देखिए पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य में अक्सर ऑप्शन में आपको दे देगा
अंडमान एंड निकोबार, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश का है। अगस्त 2002 की बात कर रही हूं मैं। पूर्वी कलकत्ता पश्चिम बंगाल, कांजली आर्द्रभूमि पंजाब, और याद रखिएगा ये जो भोज है ना, इसमें महाराष्ट्र जरूर दे देगा, तो ये बोझ वाला याद रखेगा मध्य प्रदेश। और इंपॉर्टेंट है दीपोर। तो नॉर्थ ईस्ट वाले अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला त्रिपुरारी, रुद्र सागर, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। दीपोर, तो दीप जले आसमान में, दीप जले असम, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा याद रखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध झील की बात करें, हिमाचल प्रदेश, अगस्त 2002। रोपड़ आर्द्रभूमि, रोपड़ पंजाब, ओके, जनवरी 2002। सो मोरीरी केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, रट लीजिएगा, अगस्त 2002। जैसे सोकर थी, ये क्या है, सो मोरीरी। फिर बेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि, केरल, बेम्बानाड का नाम आते ही सबको याद रहेगा, केरला, अगस्त 2002। फिर आ जाइए सस्तम कोट्टा झील, सस्तम कोट्टा बहुत आ भी चुका है एग्जाम में। सस्तम कोट्टा की बात करें, केरला में है, ये भी अगस्त 2002। चलिए वुलर झील की अगर बात करें, वुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर, मार्च 1990। हरके आर्द्रभूमि, तो हरके बैराज आपने नाम सुना होगा, है ना, तो हरके आर्द्रभूमि की अगर बात करें, पंजाब, मार्च 1990। लोकटक लेक की अगर बात करें, सबको पता है मणिपुर। अच्छा, लोकटक से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मणिपुर या मिजोरम, तो याद रखिएगा लोकटक झील मणिपुर। ओके, कब, मार्च 1990। सांबर झील की बात करें, हमारे राजस्थान में, ठीक है, मार्च 1990। चिल्का की बात करें तो मैं बता चुकी हूँ, चिल्का और केवलादेव सबसे पहले रहे होंगे, तो आपको पता है कि चिल्का और केवलादेव अक्टूबर 1981 में, इन दोनों को, तो भारत का प्रथम जो अगर है तो राजस्थान का केवला और चिल्का उड़ीसा का, इन दोनों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। और पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का कोबार, है ना, सबसे ज्यादा 175 यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये फैक्ट याद रखा करिए, और वैसे भी पहला पता होना चाहिए और सबसे ज्यादा कहाँ पे है। हमारे भारत का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये भी आपको पता चल गया। और वर्तमान में 80 हो गए, 5 की संख्या बढ़ी है, उसको भी हमने देखा। उत्तर प्रदेश का अलग से हमने देखा। तो ये थे रामसर स्थल, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।